मार्केट महारथी सेगमेंट में आज ईटी न्यूज़ स्वदेश के मेहमान हैं गौतम। और गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोल्डीलॉक्स से। और गौतम शाह ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो 70-80% चार्ट्स एंड टेक्निकल सेटअप को स्टडी करते हैं, उसके अंदर मैक्रो डालते हैं, थोड़ा फंडामेंटल का भी फ्लेवर, तो एक पूरी तस्वीर हमारे लिए बना के लाते हैं। गौतम, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। सबसे पहले आप ये बताएं गौतम कि जो बाज़ार का सेटअप है 15 दिन में एक एक्सट्रीम फियर जोन से कि भाई शायद मोदी जी वापस लौट के नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, सो थोड़ा न्यूट्रल जोन में आई। लेकिन इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का माल छूट गया, मिड कैप में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। सबसे पहले आप बाज़ार के सेटअप के बारे में बताएं, ओनरशिप के बारे में, पोजिशनिंग के बारे में बताएं, क्योंकि बड़ा इवेंट तो लाइंड अप है और उसके पहले वॉलेटिलिटी होती भी है। कंसोलिडेशन में है और ये 4 महीना से जारी है। और इस पीरियड में हम ग्रीड और फियर में ऑसिलेट हो रहे हैं, क्योंकि बाजार 1000 पॉइंट चलता है तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, और उसके बाद वो वहां से गिर जाता है, और फिर जब गिरता है तो लगता है कि चलो अब तो सब खराब हो गया, और उसके बाद वो वापस घूम जाता है। तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, लिक्विडिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है, उसके कारण ये मार्केट एक हेल्दी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में चला गया। अगर ये पुराने जमाने का बुल मार्केट होता तो हम अब तक 10 से 15% गिर चुके होते, बट क्योंकि इतनी स्ट्रांग लिक्विडिटी और ग्लोबल मार्केट्स इतने स्ट्रांग है, मार्केट एक क्लियर रेंज में है, 21,800 ऑन द डाउन साइड और 22,800 ऑन द अपसाइड। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने बहुत अच्छा रैली देखा, 19,000 से लेकर 22,500, 800 तक। तो इस थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन बनती थी। अभी भी चार्ट्स में ऐसा कोई कॉन्फिडेंस है नहीं कि बाजार यहां से भाग जाएगा। और मेरे हिसाब से मार्केट को सिर्फ मेजॉरिटी से मतलब है। लोग इतना स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि क्या नंबर्स आएंगे जून 4 को। ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने कुछ इलेक्शंस देखे हैं, मेरा ये मानना है कि मार्केट को सिर्फ मेजॉरिटी से मतलब है। अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो मार्केट वैसे भी जून से स्टेबल हो जाएगा। तो ये इलेक्शन रिलेटेड वॉलिटिलिटी है। इस वीकनेस में अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में बाइंग कीजिए। मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगा, हो सकता है कि 3-4% की शेकआउट और आ सकती है, और वो आएगा अगर 21,850 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है। और ऑन द अपसाइड 22,350 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। आज सुबह हम उसके पास गए थे, और अगर 22,350 कभी निकल जाए तो आई थिंक तेजी वापस बन जाएगी। तो अभी रेंज बाउंड मार्केट है। अच्छे सेक्टर्स में रहिए, फार्मा में रहिए, एफएमसीजी में रहिए, मेटल्स में रहिए, सिलेक्टिव स्टॉक्स में काम कीजिए, और निफ्टी को ज्यादा मत देखिए क्योंकि वो आपको कंटिन्यूअसली कंफ्यूज करेगा। जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। उस स्पेसेस जो आपने बताई, एफएमसीजी में बहुत शानदार काम हुआ। हमने देखा कि 4 बड़ी कंपनियों ने बैक टू बैक ये बात कही अपनी अर्निंग्स कॉल में, रिजल्ट्स के बाद, सॉफ्ट रिजल्ट्स के बाद भी, कि शायद वैल्यू आपके वैल्यू हिस्से में भी बाइंग आ रही है, रूरल में बाइंग आ रही है। ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर, एचयूएल। आपको भी एफएमसीजी पसंद आता है। इसमें आपकी जो लिस्ट है वो प्रेफरेंस वाइज सबसे ज़्यादा आपको सेटअप कहाँ बढ़िया नज़र आता है? देखिए, पहले तो एक चीज देखना पड़ेगा कि एफएमसीजी पिछले 6 महीने से कंसोलिडेशन में था। उस सेक्टर ने कुछ नहीं किया उस जमाने में जहां हर कोई स्टॉक, हर कोई सेक्टर मार्केट में अच्छा कर रहा था। और हमने ये कोविड टाइम से देखा है कि हर सेक्टर का अपना एक जमाना होता है। एक बार था जब आईटी चलता था, फिर कैपिटल गुड्स ने इतना अच्छा मूव दिया, रियल एस्टेट मूव किया, मेटल्स हमारा फेवरेट रहा है 4 महीनों से और अभी भी काफी स्ट्रांग है। वैसे ही मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में एक बड़ी टर्न अराउंड है जो चार्ट्स में दिख रही है, और फंडामेंटल्स में भी अब वो दिखने लगा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का, ये मुझे कहता है कि यहाँ से 10 से 12% की मूवमेंट इंडेक्स में आ सकती है, और इंडेक्स 60,000 तक जा सकता है। 58,000 उसका लाइफ टाइम हाई एफएमसीजी इंडेक्स का। और अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी हमारा टॉप पिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए यहाँ पर 100 से 120 रुपए की तेजी आराम से आ सकती है। दिस विल बी फॉलोड बाय ब्रिटानिया, जिसकी चार्ट काफी अच्छी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट हो सकता है, और डाबर एंड मैरिको। सो सारे स्टॉक्स के सेटअप्स अच्छे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे, कुछ कम अच्छे, बट इन सब शेयरों में अगर आपके व्यूअर्स खरीदारी करेंगे तो आई थिंक पैसा बनना चाहिए। आईटीसी, ब्रिटानिया, फिर डाबर, मेरिको। चलिए हम ये मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल में भी लोग कह रहे हैं कि शायद 2024 मेटल का साल हो सकता है। इनफैक्ट हमने देखा बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। हिंडाल्को जो है नोवेलिस को लिस्ट करना चाहता है। वेदांता ने एक समय में डेट का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, 260 तक चला गया था, अब पैसा रेज कर रहे हैं, सब चीज़ें बदल गई, बट स्टील में भी काम हो रहा है। वहाँ भी एक तो मेटल इंडेक्स के बारे में बताएं और फिर अपनी प्रेफरेंस।
देखिए, हाँ, लोग तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बाजार में अच्छी तेजी आई है। बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आई थिंक हम लोग ने दो ट्रेड बताया था। हमने ये कहा था कि 2024 विल बी द ईयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एंड वी ऑल्सो से 2024 विल बी अ ईयर जहां मेटल्स कैन बी अ डार्क हॉर्स कैंडिडेट। तो पिछले 4 महीनों में तो इतनी अच्छी तेजी आई है, इट्स कॉट अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज, क्योंकि फंडामेंटल टेलविंड 2 महीने पहले नहीं था, अब है। बिकॉज ऑफ द चाइना रिकवरी देयर आर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे लोग बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मेटल्स इंडेक्स में 1000 पॉइंट की तेजी आएगी, तो 10,700 तक मेटल्स इंडेक्स जा सकता है। हमारा फेवरेट है जेएसपीएल, जो हमने एक 1.5 महीना पहले कवर किया था एज वन ऑफ आवर लॉन्ग टर्म पिक्स। और मुझे लगता है कि जीएसपीएल में यहाँ से 20 से 25% की तेजी और आ सकती है। दिस विल बी फॉलोड बाय सेल ऑन एल्को, जहां पर पीएसयू एंगल भी है और मेटल्स एंगल भी है। हमारे फेवरेट्स रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी इनमें 20 से 25% की तेजी आराम से आ सकती है। टाटा स्टील एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट हो सकता है, इट इज ऑलवेज ड्यू फॉर अ रैली, और हो सकता है कि अगले 6 महीनों में हम टाटा स्टील को 200 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखें। और जेएसडब्ल्यू स्टील और वेदांता में भी मुझे ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगती है। तो आपका पोर्टफोलियो का अच्छा पोर्शन आई थिंक मेटल्स में होना चाहिए। मोमेंटम अच्छी है, कल बाजार चला तो देखिए मेटल्स इंडेक्स कैसे अपने लाइफ टाइम हाइस पे वापस आ गया जल्दी से। आपने फार्मा का जिक्र किया, फार्मा स्टॉक्स में आपको किस तरह के मूव जरा, यहाँ पे तो मिड कैप भी चलना शुरू हो गए हैं कुछ फार्मा में। आपके रेडार पे कौन से फार्मा स्टॉक्स हैं? देखिए, अभी तो टॉप क्वालिटी फार्मा में रहना चाहिए, आई थिंक वही बनता है, क्योंकि टॉप क्वालिटी फार्मा कंपनीज भी आपको मिड कैप रिटर्न्स दे रही है। अगर आप जाइडस लाइफ को देखें, सन फार्मा को देखें, कितनी अच्छी मूव्स है जो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा में मिलती है। ये सब अच्छे कंपनीज है, समझे हुए कंपनीज है, अच्छे अर्निंग्स है, चार्ट्स गजब के हैं, रेशियो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसको अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो पता चल रहा है कि एक मेगा ट्रेंड में है। और फार्मा इंडेक्स भी पिछले 3 महीने एक एक रेंज में था, और मुझे लग रहा है कि अगले 1 डेढ़ हफ्ता में वो ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर वो होता है तो फार्मा इंडेक्स में भी 10% की तेजी आनी चाहिए। सो स्टॉक्स में हमारा फेवरेट सन फार्मा है, सिप्ला जो हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट है, फॉलोड बाय डॉक्टर रेड्डीज। और डीवीज लैब एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट है, क्योंकि वो काफी टाइम से एक रेंज में है। अगर वो 4000 के ऊपर निकलता है तो वहां पर भी अच्छी तेजी आनी चाहिए। मिड कैप फार्मा में थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस लेवल्स पे, दैट विल बी माय एडवाइस। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लें। वहाँ पे कुछ बैंक तो बहुत ज़बरदस्त मूव दिखा रहे हैं, आईसीआईसीआई एक्सिस जैसे, और यहाँ कोटक में प्रेशर, आपके एचडीएफसी भी लोग तो बहुत लेना शुरू कर दिए, बट बहुत कोई डिसाइसिव मूव नहीं आया। पहले बैंक निफ्टी पे व्यू दें और उसके बाद विद इन बैंक्स, बीओबी, एसबीआई, ढेर सारे बैंक हैं, आप बताएं आपकी प्रेफरेंस कैसी दिखती है? देखिए, बैंक निफ्टी एक पेंडुलम की तरह रहा है पिछले 3-4 महीनों में। वो ऊपर में 50,000 का उसका रेंज है, नीचे में 46,500 का रेंज है, और इसी में ही काफी ऊपर नीचे हुआ है। तो इट्स एक्चुअली बीन अ ट्रेडर्स डिलाइट, बट इन्वेस्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि जब भी एचडीएफसी चलता है सबको लगता है कि चलो अब वो मौका आ गया कि एचडीएफसी चलेगा, और वो होता नहीं है, और वो काफी ओवर ओन्ड है। और उसी पीरियड में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, एकदम स्टेडी रैली है। एसबीआई को देखिए जो हमारा फेवरेट रहा है, मैं जब भी आपके चैनल में आया हूं पिछले 6 महीनों में मैंने इसके बारे में कहा, वो अभी भी स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि 1000 के लेवल तक चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी एक वॉलेटाइल इंडेक्स है, ज्यादा डाउनसाइड अपसाइड दोनों नहीं है। यहाँ पर ओवर कमिटमेंट करके फायदा नहीं है। अगर आपको कमिट करना है तो आईसीआईसीआई में रहिए, प्राइवेट बैंक्स में, एसबीआई में रहिए, पीएसयू बैंक्स में। ये दोनों स्टॉक बैंक निफ्टी और निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी कल जो है एक अच्छा बॉटम बना के ऑलमोस्ट अदानी एंटरप्राइज 2800 चला गया था। काफी दूसरे स्टॉक्स भी अदानी ग्रुप के एक्टिव हो गए हैं। कुछ चार्ट्स पे आपको नजर आ रहा है किसी में काम करना चाहिए, देख रहे हैं आप ये ग्रुप? देखिए, ऑब्वियसली अगले 15-20 दिन में क्या होता है इलेक्शंस में, आई थिंक दैट विल हैव अ बेयरिंग ऑन मेनी ऑफ द कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन आवर मार्केट्स। सो वो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और हम क्या है, अभी थोड़ा सा लो बीटा में चले गए हैं, क्योंकि अभी हाई बीटा में रह के फायदा नहीं है। इंडिया विक्स 20 के लेवल के आसपास है, मार्केट में वॉलिटिलिटी जारी है। इलेक्शंस में इतनी बात हो रही है कि कब कहाँ क्या होगा। नॉन इवेंट लगता है, आई थिंक जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है वैसे ही जाना चाहिए, बट वॉलिटिलिटी तो है। तो अगर निफ्टी 22,350 के ऊपर निकलता है तो हम वापस हाई बीटा में चले जाएंगे, और तब अडानी ग्रुप स्टॉक्स में आप काम कर सकते हैं। अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है तो सारे अडानी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और मेरे हिसाब से यहां से रिटर्न देंगे। बट अगर आप 2 से 4 वीक के हिसाब से देख रहे हैं तब उनमें मत काम कीजिए, तब लो बीटा स्टॉक्स में काम कीजिए। एक्सप्लेनेशन दिया आपने गौतम, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। मुझे यार विक्स के बारे में बताएं। हम सब लोग यहाँ पे चैनल पे ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ पर भी ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये
वन साइडेड पिछले 12 दिनों में 10 दिन तक विक्स चलती रही है, 20 तक आ गई है। इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या कॉशन बढ़ रहा है बाजार में? लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं ऑप्शंस वाले। आपने क्या देखा इस ज़बरदस्त विक्स की रैली को? अजय जी, मैं मार्केट में 2003 से हूँ, तो पिछले 21 सालों में मैंने काफी इलेक्शंस देखे हैं और मार्केट में कैसा एक्शन रहता है 1 मंथ 2 मंथ्स बिफोर द इलेक्शंस। मैंने ये 2004 में भी देखा, 2009 में भी देखा, 2014 में भी और 19 में भी देखा कि 1 डेढ़ महीना पहले विक्स में एक बड़ी राइज आती है। अब दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ काफी लोग हेज पोजीशंस लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में, विच इज ओनली फेयर, और थोड़े बहुत स्पेकुलेटिव शॉर्ट्स भी रहते हैं। इसके कारण विक्स में थोड़ी सी मूवमेंट आती है, बट एज यू गेट क्लोजर टू द डेट मेरे हिसाब से विक्स धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, क्योंकि एनी विच वे लोग थोड़ा सा ज्यादा ही कंजर्वेटिव हो रहे हैं इस इलेक्शंस के चलते, जो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ होने वाला है। बट अगर आप हिस्टोरिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो जब भी विक्स 25 से 27 के जोन में जाता है वो वहां टॉप आउट कर जाता है। तो अभी हम 20-21 के आसपास है, थोड़ी बहुत और चल सकता है, बट 25 के आसपास टॉप आउट कर सकता है, और वहां पर अगर वो विक्स जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट पोजीशंस को बढ़ाइए, बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। बहुत शानदार आपने एक्सप्लेनेशन दिया। वापस एक बार मैं एक और हिस्से के बारे में बात करना चाहूँगा। उसके सेक्टर लीडर में हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा, फिर साइडवेज चला गया। लेकिन केमिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएल में हमने 8-9% का मूव देखा था कुछ कमेंट्री पे। लेकिन दूसरे केमिकल स्टॉक्स जो हैं कुछ दिनों में चांस ले लेके, टर्न ले लेके चलना शुरू हो गए। ये 4 साल का एक इनका वनवास रहा है। क्या आपको कोई अर्ली साइंस दिख रहे हैं लार्ज कैप केमिकल्स में टर्न अराउंड के, या आप एविडेंस को देखेंगे उसके बाद टच करेंगे स्पेस को? देखिए, 1.5 साल के लिए ये स्टॉक्स ने आपको 2x 5x से 10x दिया, तो आई थिंक उस इतने बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन बनता था। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, 2-2.5 साल से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। बट अगर आप कस्टम इंडेक्स को देखें जो हम बनाते हैं गोल्डी लॉक्स में, एक कस्टम केमिकल्स इंडेक्स, वहां पर हमने ब्रेकआउट देखा और मुझे लग रहा है कि वहां पर मोमेंटम और ट्रेंड वापस आ चुकी है। बट क्या आप हर तरीके के स्टॉक ले सकते हैं? द आंसर इज नो। हमारा फेवरेट है दीपक नाइट्रेट, हमारा फेवरेट है आरती इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हमें एसआरएफ भी अच्छा लगता था, बट पोस्ट रिजल्ट्स वो वापस लोअर एंड ऑफ द रेंज में चला गया। बट ओवरऑल एज अ बास्केट आई थिंक केमिकल्स मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न देना चाहिए, और फंडामेंटली साउंड कंपनीज को अगर आप इस लेवल्स पे लेते हैं तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है। गिरने के लिए 5 से 7%, बढ़ने के लिए 20 से 30%।